everyone, welcome to my YouTube channel Computes. I hope you all are learning well with Computes. So this is tutorial number 56 of Statistics for Economics for class 11 and आज के tutorial में हम start करेंगे नया chapter जो कि है chapter number 11 that is measures of dispersion which is very important chapter of statistics. Okay. और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बेसिकली कि डिस्पर्जन का मीनिंग क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डिस्पर्जन के और व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. मेजर ऑफ डिस्पर्जन समझने से पहले हमने पहले लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसको हम एक बार रिकॉल करते हैं, फिर हम आते हैं डिस्पर्जन के मीनिंग पर. तो सबसे पहले जो आपने लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था जिसमें हमने पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसमें हमने 3M डिस्कस किए थे. वो 3M कौन कौन से थे? One is your mean, that is arithmetic mean. Second one is the median and third one is the mode. ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 10 था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो बेसिकली क्या बताता था कि चाहे आप मीन कैलकुलेट करें, चाहे आप मीडियन कैलकुलेट करें, चाहे आप मोड कैलकुलेट करें, इसमें हम क्या करते थे, एक सेंट्रल वैल्यू को जो है हम फाइंड आउट करते थे. जो हम इसमें एक सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करते थे, ये सेंट्रल वैल्यू क्या करती थी, जो आपकी पूरी सीरीज होती थी उसको रिप्रेजेंट करती थी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इस तरीके की सीरीज है और इसमें से हमने एक ये सेंट्रल वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट कर ली. अब ये जो सेंट्रल वैल्यू है यानी जो 13 आया है जिसको आप एवरेज भी बोलते हैं, अब हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अगर 13 आपका सेंट्रल वैल्यू है या 13 आपका एवरेज है, दिस मीन्स कि जो 13 है वो आपकी सारी सीरीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. ये हमें पता लगता था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से. बट अब ये जो आपकी एवरेज वैल्यू आई है 13 या जो सेंट्रल वैल्यू आई है 13, सीरीज में बाकी की जितनी भी वैल्यूज हैं वो इस एवरेज वैल्यू से कितनी डिस्पर्स हैं या इनमें कितना वेरिएशन है या इनमें कितना डिफरेंस है इन नंबर्स में या इन आइटम्स में जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ. ठीक है, इन आइटम्स में और ये जो एवरेज वैल्यू आपकी आई है इनमें कितना डिफरेंस है. ठीक है, ये हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो नहीं बता पाता था. इसलिए समटाइम्स अगर आपकी जो सीरीज में डाटा है उनमें हाई वेरिएशंस होती थी तो उस केस में आप एवरेज के ऊपर रिलायबल नहीं कर पाते थे. ठीक है, दैट्स वाई हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में एक नई टेक्निक आई या एक नया टूल आया जिसको हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन. डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझें कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन मीन्स टू वेरिएबल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी जो दो वेरिएबल्स हैं. फॉर एग्जांपल ये जो 13 है ये आपकी एक सेंट्रल वैल्यू है. ठीक है, और ये जो 10 है ये इस सीरीज में एक डाटा है, एक आइटम है. अब इस 10 में और इस एवरेज वैल्यू बेसिकली कितना डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन. और मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, विच मेजर द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स. क्लियर, मेजर ऑफ डिस्पर्जन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जहां पर आप दो वेरिएबल्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या करते हो, मेजर करते हो. और ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ये क्या इंडिकेट करता है, बेसिकली ये इंडिकेट करता है स्कैटरिंग ऑफ डाटा. स्कैटरिंग ऑफ डाटा का मतलब क्या है कि आपका जो डाटा है वो एवरेज से कितना बिखरा हुआ है, यानी कितनी वेरिएशंस हैं. जो आपका डाटा है यानी एक सीरीज जो दे रखी है उसमें जो आइटम्स हैं, जो वो डाटा है वो एवरेज से कितना स्प्रेड है या कितना वो बिखरा हुआ है, उसमें कितनी वेरिएशंस हैं, उसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन या डिस्पर्जन ऑफ डाटा, या फिर हम कह सकते हैं वेरिएशंस ऑफ डाटा. ठीक है, क्लियर हुआ. अब हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से
तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि बेसिकली डिस्पर्जन या मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आइए इसको हम समझते हैं। Now let us understand the concept of measure of dispersion with this example. इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 फैक्ट्रीज कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक होगी फैक्ट्री नंबर ए, सेकंड है फैक्ट्री बी एंड थर्ड है फैक्ट्री सी। क्लियर। इस डाटा में हम क्या देखेंगे कि 5 वर्कर्स हैं और उन 5 वर्कर्स को हर एक फैक्ट्री में जो है कितनी कितनी वेजेस जो है वो मिल रही हैं। यानी कि फैक्ट्री ए में अगर 5 वर्कर्स हैं तो उनको कितनी वेजेस दी जा रही हैं, फैक्ट्री बी में 5 वर्कर्स हैं उनको कितनी वेजेस मिलेंगी, एंड फैक्ट्री सी में 5 वर्कर्स हैं उनको कितनी वेजेस दी जाएंगी। यानी कि ये जो डाटा है ये किससे रिलेटेड है, वेजेस पेड टू 5 वर्कर्स इन दीज 3 फैक्ट्रीज। वो कौन कौन सी है, फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी एंड फैक्ट्री सी। इसको बहुत ध्यान से समझना, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा फिर आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो फैक्ट्री ए में जो फर्स्ट वर्कर है उसको मिल रही है 200 वेजेस, सेकंड वर्कर है उसको भी मिल रही है 200 वेजेस, थर्ड वर्कर है उसको भी मिल रही है 200 रुपीज की वेजेस, फोर्थ वर्कर है उसको भी मिल रही है 200 रुपीज के हिसाब से वेजेस, एंड जो फिफ्थ वर्कर है उसको मिल रही है 200 वेजेस। अब आते हैं फैक्ट्री बी में। फैक्ट्री बी में फर्स्ट वर्कर को मिल रही है 150 रुपीज की वेजेस, सेकंड वर्कर को मिल रही है 180 रुपीज की वेजेस, थर्ड वर्कर को मिल रही है 200 वेजेस, फोर्थ वर्कर को मिल रही है 220 रुपीज की वेजेस, एंड फिफ्थ वर्कर को मिल रही है 250 रुपीज की वेजेस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट्री सी में। फैक्ट्री सी में जो है फर्स्ट वर्कर को मिल रही है 50 रुपीज वेजेस, सेकेंड वर्कर को मिल रही है 75 रुपीज वेजेस, थर्ड वर्कर को मिल रही है 200 रुपीज वेजेस, फोर्थ वर्कर को मिल रही है 625 रुपीज की वेजेस, एंड लास्ट फिफ्थ वर्कर को मिल रही है 700 रुपीज की वेजेस। ये डाटा हमारा रेडी हो गया। अगर आप इस डाटा को एनालाइज करते हो तो यहाँ पर तीनों फैक्ट्री में जो आपका मीन और मीडियन है वो कितना आ रहा है, 200, 200 एंड 200। ठीक है, ये जो आपका 200 मीन या मीडियन आया है ये क्या है, आपकी एवरेज वैल्यू या जिसे हम क्या बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू या फिर सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपके पूरे डाटा को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब अगर हम फैक्ट्री ए की बात करते हैं तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू कितनी है, 200, और यहाँ पर सभी वर्कर्स की जो वेजेस हैं वो कितनी है, 200 रुपए है। तो इस केस में क्या है, कोई भी वेरिएशन जो है वो नहीं है, यानी कि देयर इज नो वेरिएशन इन फैक्ट्री ए। अब आते हैं सेकेंड फैक्ट्री में। सेकेंड फैक्ट्री में एवरेज वेज कितनी है, 200 रुपीज, एंड वेजेस पेड टू वर्कर कितनी है, फर्स्ट देखो 150, सेकंड कितना 180, फोर्थ है 220 एंड फिफ्थ कितना है 250। यानी कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर क्या है, स्मॉल वेरिएशंस हैं। स्मॉल वेरिएशंस किस में है, स्मॉल वेरिएशंस बिटवीन एवरेज वेजेस एंड वेजेस पेड टू दी वर्कर्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट आते हैं फैक्ट्री सी में। फैक्ट्री सी में जो आपकी एवरेज वेज है वो कितनी है, 200 रुपीज। अब यहाँ पर फर्स्ट वर्कर को कितनी मिल रही है, 50 रुपीज के हिसाब से वेजेस, सेकंड वर्कर को मिल रही है 75 रुपीज, फोर्थ वर्कर को मिल रही है 625 और फिफ्थ वर्कर को मिल रही है 700 रुपीज के वेजेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिनिमम वेज है वो कितनी है, 50, और मैक्सिमम वेज कितनी है, 700। तो इस केस में क्या है, लार्ज वेरिएशंस है, यानी कि जो आपका डाटा है वो एवरेज वैल्यू से ज्यादा स्कैटर्ड है, ज्यादा बिखरा हुआ है। तो इस केस में जो मीन या मीडियन है वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन या रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दे पा रहा। अगर हम कह रहे हैं कि फैक्ट्री सी में जो एवरेज वेजेस है वो 200 रुपए की है, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, अगर एवरेज वेजेस 200 रुपए की है तो इट मीन्स बाकी जो 4 वर्कर्स रह रहे हैं उनकी कितनी होंगी, या 150 होगी, या 180 होगी, या 250 के हिसाब से होगी, या 240 रुपीज की होगी, इतनी होगी। एवरेज का मतलब क्या होता है कि उसके आसपास। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है बाकी की वेजेस में वो एवरेज वेज से क्या है, ज्यादा का डिफरेंस है, यानी कि इस केस में क्या है, लार्ज वेरिएशन है। तो यहाँ पर
जो आपका मीन या मीडियन है, यानी कि जो आपकी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, वो आपको एग्जैक्ट या रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दे पाती है। और इस केस में हमारा कौन सा मेथड जो है, कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई होता है, वो होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि आपका जो डाटा है वो एवरेज वैल्यू से कितना डिस्पर्स है, कितना उनमें डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 50 जो आपकी वेजेस आप दे रहे हैं और ये जो आपकी एवरेज वेज 200 है, इनमें बेसिकली कितना डिफरेंस है, ये हमें कैसे पता लगता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, सो बेसिकली जो डिस्पर्जन है वो आपको एक डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करके बताता है। क्लियर हुआ कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मीनिंग क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। अभी मैंने जस्ट आपको एक इसकी क्लियर पिक्चर दी है, एक इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया है एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं कि डिस्पर्जन का मीनिंग क्या होता है। जो मैंने आपको समझाया है वही चीज इसमें लिख रखी है, ताकि आपको और अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए। नाउ लेट अस रीड दिस। द टर्म डिस्पर्जन इज जनरली यूज्ड इन टू सेंसेस। दो सेंसेस में हम डिस्पर्जन के टर्म को स्टडी करते हैं। नंबर 1, dispersion refers to the variations of the items among themselves. If the value of all the items of a series is the same, there will be no variation among the various items and the dispersion will be 0. जो हमारा फर्स्ट केस था, यानी फैक्ट्री ए में क्या था, वेरिएशन नहीं थी, एवरेज वेज और जितनी भी हम वेजेस पे कर रहे हैं वर्कर को वो क्या है, सेम है। तो इस केस में जो डिस्पर्जन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, then on the other hand, the greater the variation among different items of a series, the more will be the dispersion. यानी फैक्ट्री सी में यही चीज थी, फैक्ट्री सी में क्या था, वेरिएशन ज्यादा थी, तो इस केस में क्या होगा, जो डिस्पर्जन है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, देन सेकंड सेंस में अगर हम बात करते हैं तो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स अराउंड एन एवरेज। यानी कि जो आपकी एक सीरीज में जो एवरेज वैल्यू है, उस एवरेज वैल्यू से जो आपका डाटा है वो कितना डिस्पर्स है, वो कितना बिखरा हुआ है, वो कितना स्कैटर्ड है, वो कितना स्प्रेड है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ डाटा, या हम इसे कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ डाटा। क्लियर? नाउ if the difference between the value of items and the average is large, the dispersion will be high, and on the other hand, if the dispersion between the value of the items and the average is small, the dispersion will be low. जो फैक्ट्री बी थी उसमें क्या था, स्मॉल वेरिएशंस थी, तो इस केस में क्या था, जो डिस्पर्जन था वो लो था। Clear? Thus, dispersion is defined as scatterness or spreadness of the individual items in a given series. Dispersion का मतलब बेसिकली क्या होता है कि दो वेरिएबल्स जो आपको एक सीरीज दे रखी है, उनमें जो दो वेरिएबल्स है उनमें कितना डिफरेंस है, कितनी स्कैटर्डनेस है, कितना वो आपका जो डाटा है वो एवरेज वैल्यू से कितना बिखरा हुआ है। क्लियर? तो ये होता है बेसिकली डिस्पर्जन का मीनिंग। आई होप डिस्पर्जन क्या होता है वो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन द मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ measuring dispersion. Now basically we have four main objectives of measuring dispersion. Number 1 is to determine the reliability of an average. Number 2 is to compare the variability of two or more series. Number 3 is for facilitating the use of other statistical measures. And number 4 is basis of statistical quality control. अब इसे हम समझते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटर्मिन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, यानी कि मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में हम क्या करते हैं, जो आपकी एवरेज वैल्यू है उसकी रिलायबिलिटी जो है उसको हम डिटर्मिन करते हैं कि हाउ फार एन एवरेज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएशन देखते हैं कि अगर आपके डाटा में स्मॉल वेरिएशंस हैं तो इस केस में क्या होती है, लो डिस्पर्जन होती है। तो यहाँ पर आप डाटा की एवरेज पर जो है रिलाई कर सकते हैं। Whereas अगर डाटा में जो वेरिएशन है वो लार्ज है, जैसे फैक्ट्री सी के केस में क्या था, लार्ज वेरिएशंस थी। ठीक है, तो इस केस में आप एवरेज वैल्यू पे जो है रिलाई नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन का जो मेन पर्पस है वो क्या है, टू डिटरमिन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, कि जो आपके डाटा की एवरेज वैल्यू है, जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो सेंट्रल वैल्यू है, आप उस पर कितना रिलाय, उस पर कितना विश्वास जो है वो कर सकते हैं कि वो जो एवरेज वैल्यू है वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो दे रही है या फिर नहीं। ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज। डिस्पर्जन के केस में क्या होता है कि हम दो या दो से ज्यादा सीरीज की वेरिएबिलिटी को जो है वो मेजर कर सकते हैं। अगर आपकी हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन होगी तो इट मीन्स लेस कंसिस्टेंसी है, वेयर एज अगर आपकी लो डिग्री ऑफ वेरिएशन होगी तो इट मीन्स हाई कंसिस्टेंसी है। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स, यानी जो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो बाकी जितने भी स्टैटिस्टिकल मेजर है जैसे कि कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, उनका ये एक तरह से फाउंडेशन होता है, आप कह सकते हैं उनका एक तरह से ये बेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अब जो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो बाकी जितनी भी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है उनका भी ये बेस होता है। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो आपका डिस्पर्जन है वो आपको ये बताता है कि जो आपके डाटा में वेरिएशन आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी में जो है अगर वेरिएशन आती है तो आप उसको देखते हैं कि क्या ये जो वेरिएशन आ रही है क्या ये कुछ रैंडम फैक्टर्स की वजह से आ रही है या फिर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था उसमें कुछ डिफेक्ट था। अगर आपको लग रहा है कि जो वेरिएशन है वो रैंडम फैक्टर्स की वजह से आ रही है तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है करेक्टिव मेजर्स जो है वो लेते हैं। ठीक है। सो ये होते हैं 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था कि इसमें हम रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज उसको डिटरमिन करते हैं। सेकंड, आप दो या दो से ज्यादा सीरीज को जो है यहाँ पर कंपेयर करते हैं। अगर हाई वेरिएशन होगी आपके डाटा में यानी ज्यादा डिफरेंस होगा, आपका जो डाटा है वो एवरेज वैल्यू से ज्यादा बिखरा होगा, तो उस केस में क्या होगा, लेस कंसिस्टेंसी होगी या आप कह सकते हैं लेस यूनिफॉर्मिटी होगी। वेयर एज अगर आपके डाटा में जो वेरिएशन है वो लो है यानी आपका जो डाटा जो है वो एवरेज वैल्यू से जो वो बिखरा हुआ है वो कम बिखरा हुआ है यानी उसमें जो डिफरेंस है वो कम है यानी फैक्टरी बी है, तो उस केस में जो कंसिस्टेंसी जो है वो हाई होगी यानी कि हाई यूनिफॉर्मिटी होगी। ठीक है। उसके बाद जो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन है दैट फैसिलिटेट द यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स। वो अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कोरिलेशन है या फिर रिग्रेशन है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है कि इट इज द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। क्लियर। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। I hope this topic is clear to you now. Now come to the next topic, which is methods of measuring dispersion. Now we have basically two methods of measuring dispersion. वो दो मेथड कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 is absolute measures and नंबर 2 is relative measures. अब absolute measures और relative measures जो है वो क्या होते हैं पहले उसे हम समझते हैं। देखो, अगर हम absolute measure of dispersion की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी सीरीज को अपने डाटा को एक्सप्रेस करते हैं हम सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट में, जब आप अपने डाटा को एक्सप्रेस करते हैं सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट में तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्राइस की सीरीज है, ठीक है, तो उसको आप एक्सप्रेस करते हैं रुपीज में, या अगर आपकी कोई वेट की सीरीज है तो उसको आप एक्सप्रेस करते हैं किलोग्राम में। ठीक है। इस तरीके की जब आपकी सीरीज होती है जिसको आप एग्जैक्ट मैनर में या ओरिजिनल यूनिट में या सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट में ही एक्सप्रेस करते हैं उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। क्लियर। वेयर एज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, जब आप अपने डाटा को एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में या फिर रेशियो में तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो हेल्पफुल होता है जब आप अपने डाटा को कंपेयर करते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा सीरीज को जब आपने कंपेयर करना होता है और वो जो सीरीज है वो बेशक डिफरेंट यूनिट्स की होती हैं तो उस केस में जो आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो होता है वो हेल्पफुल होता है। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं। ठीक है।
मेन डिफरेंस यही होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर में। एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है कि आप अपने डाटा को एक्सप्रेस करते हैं सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट में, वेयर एज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या होता है कि आप अपने डाटा को एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज या फिर रेशियो की टर्म्स में। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी मेथड्स आती हैं उनको हम देख लेते हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में सबसे पहला आता है रेंज, सेकंड आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड होता है मीन डेविएशन, फोर्थ वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फिफ्थ वन इज लोरेंस कर्व। देन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। नंबर वन इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज, सेकंड इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, third is coefficient of mean deviation and last one is coefficient of standard deviation। ठीक है, अब ये जो मेथड है और ये जो प्रैक्टिकल सेक्शन है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का, इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही था। आई होप आज इस ट्यूटोरियल में हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी इन एनी टॉपिक, तो आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। फाइन, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप हमने जो भी आज डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसका प्रैक्टिकल सेक्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो आपका फर्स्ट मेथड है रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, और इसके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, so this is all about today's section, and if this tutorial is helpful for all of you, then please do share your valuable feedback in the comment section, as your feedback really matters a lot. And also do hit the like button and do share these tutorials and my channel with your friends and your classmates too, so that they can also learn from this channel. Thank you, bye bye, take care, have a great day ahead.